पाकिस्तानी सियासत में नई गहमा गहमी। तहरीक इंसाफ के बाद पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकल आई। पीपल्स पार्टी ने लाहौर से फैसलाबाद तक रैली से हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दिया। सेनेट में हुकूमत को फिर शिकस्त। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कसरत राय से मुस्तरद। सेनेट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई, जिससे प्ली बार्गेन खत्म करने के लिए चंद रोज कबल जारी करदा ऑर्डिनेंस गैर फाल हो गया। पनामा का हंगामा ताहाल जारी। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने मामला इलेक्शन का नहीं बल्कि नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम अहलियत का है। सुप्रीम कोर्ट का मजीद कहना था कि केस में फरीक वजीर आजम ही हैं। हमें 20 करोड़ अवाम के बुनियादी हुकूक को भी देखना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेजबान रमशा कमल। टॉप स्टोरीज पर आपने नजर डाली है। इन पर तबसर और तज्जियों के लिए जो पैनल हमारे साथ मौजूद है उसमें सीनियर एनालिस्ट आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अंजुम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साथ साथ प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब भी लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि सलमान आबिद साहब भी हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से इस पैनल का हिस्सा होंगे। सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आज हमने देखा कि पाकिस्तानी सियासत में एक नई गहमा गहमी चल रही है और जाग पंजाबी जाग रैली का आगाज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कर दिया है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब वापस आए और जब यह ऐलान किया गया 27 दिसंबर को कि एक सब एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि उसके बाद फौरी तौर पर शायद रैली निकाली जाए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इमरान खान की तरह तहरीक इंसाफ की तरह सड़कों पर होगी, लेकिन फौरी तौर पर ऐलान नहीं किया गया, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया था और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये कहा था कि वो यहाँ पर बैठकर चीजों को देखेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब से रैली का और तहरीक का आगाज करेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर सड़कों पर निकल आए हैं और उनका स्टेटमेंट भी आज सामने आया। उन्होंने कहा कि 2018 नहीं बल्कि इसी साल शरीफों से कौम को छुटकारा दिलाएंगे और उन्होंने कहा कि पनामा के मामले पर भी लोग सड़कों पर निकलेंगे और हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज आज कर दिया गया है और फैसलाबाद में पहला पड़ाव डालने वो जा रहे हैं। तो क्या होगा और जो नारा है जाग पंजाबी जाग एक बार फिर पंजाब में लग रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत, तो क्या होने जा रहा है? सबसे पहले अंजुम साहब, आप इस रैली को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर है, जैसे बड़े चहमगोइयां की जा रही थी कि शायद अब सड़कों पर ना हो और उस तरह से तहरीक का आगाज नहीं होगा, लेकिन एक बार फिर सारी शायद जो चहमगोइयां थी वो दम तोड़ जाएंगी आज की रैली के बाद। तो ये कि पीपल्स पार्टी ने अवाम से राब्ते की मुहिम शुरू की है और बिलावल भुट्टो जो है वो पंजाब में पहली बार लोगों के साथ बराह रास्त जो है इंटरेक्शन करने के लिए बाहर आए हैं और उन्होंने कारकुनों को एक्टिवेट भी किया। अभी भी कारकुनों की जो तादाद जो है वो काफ़ी है, क्योंकि इतने सारे कारकुनों को मोबिलाइज करना ये पीपल्स पार्टी ने पहली मरतबा किया है बहुत अरसे बाद, 2013 के इलेक्शन के बाद। बल्कि इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ने लोगों को मोबिलाइज नहीं किया था और उन्हें तालिबान का थ्रेट था और तालिबान के थ्रेट की वजह से वो डायरेक्ट जलसों में इस तरह से आ ही नहीं सके थे। और लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो एक यूनिक पोजीशन रखती है पाकिस्तान के अंदर। वो पाकिस्तान में जो है वो एक फेडरल पार्टी है और एक लिबरल सेकुलर और एक मॉडर्न ख्यालात रखने वाली पार्टी है, क्योंकि जो मियाँ नवाज शरीफ हैं वो कंजर्वेटिव ख्यालात रखने वाले और इमरान खान भी जो है वो अपर मिडिल क्लास के और मिडिल क्लास के नुमाइंदा, लेकिन कंजर्वेटिव ख्यालात रखने वाले। मियाँ नवाज शरीफ की और जमात इस्लामी का तो वोट बैंक भी कॉमन है और इसी तरह से इमरान खान की भी सूरत हाल है। और तालिबान के बारे में और जो मजहबी जमातों के बारे में और जो इस्लाहात और जो रवैये हैं वो जमात इस्लामी के और इमरान खान के और मियाँ नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी एक लिबरल सेकुलर पार्टी है और अपनी उसने एक अलग स्पेस है। लेकिन ये जो उनका वोटर है, वोटर भी बड़ा ख़ास वोटर है उनका, जो डाउन ट्रॉडन है, जो कुचले हुए गरीब और मुसल्ली और जो लोअर क्लास के जो लोग हैं उनसे ताल्लुक़ है। भट्टा मजदूर और फैक्ट्री मजदूर और सनतों में काम करने वाले लोग, ये लोग जो हैं आपको जब भी नज़र आएंगे ये पीपल्स पार्टी के जलसों में नज़र आएंगे, लेकिन ये कभी जो है आपको बड़ी तादाद में इमरान खान के जलसों में नज़र नहीं आए, ये मियाँ नवाज शरीफ के जलसों में नज़र नहीं आए। मियाँ नवाज शरीफ के जलसों के जो शुरका होते हैं उनकी शक्ल ही अलग होती है, उनके कपड़े अलग होते हैं। इसी तरह से आपको जॉगर और जीन में जो है वो अक्सरियत नजर आएगी इमरान खान में। पीपल्स पार्टी एक यूनिक पोजीशन रखती है और वो पहली बार निकली है जिस वोटर की आप निशानदेही कर रहे हैं अंजुम साहब, सलमान साहब, आप समझते हैं कि वो वोटर आज भी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसी तरह से साथ देगा और जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी बाहर निकले हैं सड़कों पर, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल भी होना बहुत जरूरी है अगर 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई मार्का असर अंजाम देना चाहती है? तो देखिए, मैं पार्शली जो है अंजुम रशीद की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि ये जो बिल्कुल
नीचे तबका है ना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से कुव्वत रहा है। लेकिन ये बात भी अब हकीकत है कि आपको मालूम है कि पिछले कई इंतखाबात में यही तबका जो है जो पीपल्स पार्टी को वोट देता था, वो पीपल्स पार्टी से कई तरह की नाराजगियों की वजह से वो उनको वोट उस तरह से नहीं दे रहा था। अभी भी बिलावल भुट्टो साहब जो कोशिश कर रहे हैं पंजाब में अपनी पूरी पार्टी को मोबिलाइज करके रिवाइव करने की और पंजाब में पीपल्स पार्टी को दोबारा बहाल करना चाहते हैं, तो ये सवाल अभी सवाल ही है। देखना होगा कि जब इंतखाबात होंगे 2017 में हो या 18 में हो कि पीपल्स पार्टी किस हद तक पंजाब के अंदर अपना असर नफूज जो है वोट की सियासत के अंदर मेंटेन रखती है, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। होने वाला इंतखाबात है, अगर इसमें पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइव नहीं हो सकेगी तो फिर ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा सदमा होगा और सेटबैक होगा पंजाब की पॉलिटिक्स के तनाजुर में। मैं कह रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि बिलावल भुट्टो साहब में ये पोटेंशियल जरूर है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि बिलावल साहब पंजाब की सियासत में कितने आजादाना फैसले कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल अभी भी मौजूद है कि जिस अंदाज से वो आगे बढ़ रहे हैं किस तरह से इस पूरी कैंपेन को लेके चलेंगे, और क्या ये 2017 की जो बात कर रहे हैं और उसमें पनामा की भी जो बात उन्होंने की है, क्या कोई इतनी बड़ी तहरीक शुरू कर सकेंगे या सिर्फ ये एक इंतखाबी मुहिम का एक अंदाज है जिसमें अपनी पार्टी को वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सईद काई साहब, क्या आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी में इतना पोटेंशियल है कि अभी पनामा का मामला भी जेर बहस है, 4 मुतालबात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सामने रखे वो भी हैं, फिर 2018 के इंतखाबात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में रिवाइवल, ये सारे चैलेंजेस बिलावल भुट्टो जरदारी को अभी इस वक्त दरपेश हैं, तो आप समझते हैं कि वो इतना पोटेंशियल रखते हैं? आप उन्हें कहाँ पे देखते हैं इस वक्त? पोटेंशियल तो उनका अनफोल्ड करेगा, लेकिन एक बात जो बड़ी अचंभे की है, हम ये इसे लिबरल भी कह रहे हैं, सेकुलर भी कह रहे हैं, ये बड़ी बात की और आज की बातें हैं। बुनियादी तौर पर ये जो पार्टी थी एक सोशलिस्ट पार्टी थी, लेफ्ट की पार्टी थी, और इसकी जो मोस्टली सपोर्ट है इसका वो मंशूर था जो कि यहां लाहौर में बैठ के लिखा गया था, इसकी असासी दस्तावेज थी। तो आई डोंट नो व्हाई वी आर सो अशेम्ड ऑफ आवर हिस्ट्री। हालांकि दुनिया में अगर देखें तो राइट और लेफ्ट फिर उसकी रिसर्जेंस भी नजर आती है। अब तो मैं अगले दिन देख रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो यूं लगता था फैज अहमद फैज भी खुदा न खास्ता कोई एनजीओ चलाते थे। तो आई थिंक ये जो एनजीओटिक है ना हमारी टर्मिनोलॉजी, इसके बियॉन्ड जाके हमने देखना पड़ेगा कि अगर पीपल्स पार्टी ने रिवाइव होना है तो इसको अपनी असास की तरफ जाना पड़ेगा। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज जर्मी कॉर्बिन भी है और आज बर्नी सैंडर भी है और आज वो आर्ग्यूमेंट खत्म हो चुके हैं कि एक नई दुनिया तुलू हुई है। वही दुनिया है, वही गुर्बत है, वही जिल्लत है, और गुर्बत की जिल्लत बढ़ गई है। आज ज्यादा जरूरत है पंजाब में और हर जगह पे। अच्छी बात है पीपल्स पार्टी बाहर आई है, लेकिन अगर इनका जो पोटेंशियल है अगर वो अनफोल्ड करेगा तो आई थिंक उन्हीं लाइंस पे करेगा जहां आम आदमी की बात कंक्रीट सूरत में, मंशूर की सूरत में, नजरियात की सूरत में अगर वो कर पाए तो ये पोटेंशियल भी सामने आएगा। वरना जगह खाली है किसी लेफ्ट की पार्टी की और लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बजाय सब राइट की पार्टियों ने इस मंजर को कब्जे में ले रखा है। जी तो प्रोफेसर सज्जाद साहब, जो जगह खाली है जिस तरह से काजी साहब कह रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जिस तरह से हमने देखा कि वो जो मंशूर था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब पूरे पाकिस्तान की पार्टी कहलाती थी और अभी हमने देखा कि अब वो सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई है, तो वो जो जगह है, वो जो गैप है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस उस गैप को और अपनी जो खोई हुई जगह है उसे वापस ला सकती है, बना सकती है? और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी में आप इतना पोटेंशियल देख रहे हैं इस वक्त प्रोफेसर साहब? जी, देर की मेहरबान आते आते बिलावल भुट्टो साहब आ तो गए हैं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उनको अभी एज ए लीडर अपने आप को मनवाना है और कनेक्ट करना है पीपल्स पार्टी के जियालों से या वो गरीब तबका जिसको भुट्टो साहब ने मोबिलाइज किया था। और ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि वो फाउंडेशन पेपर्स जिस पे कि पीपल्स पार्टी कायम हुई थी वो सोशलिस्ट पार्टी थी, और 90s में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने प्राइवेटाइजेशन की तरफ डायरेक्शन ली, और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत का अजब रुख है कि पहले एस्टैब्लिशमेंट स्पॉन्सर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी, अब एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आप ये गौर फरमाइए कि जरदारी साहब ट्रंप की इनॉग्रेशन पे मौजूद हैं और वो हॉबनॉब कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी के साथ, ताकि उनकी आशीर्वाद जो है वो उनको मिल सके और यहाँ के मसाइल जो अच्छा सज्जाद नज़ीर साहब, आप अपनी दफा एक इन्फॉर्मेशन आप वन साइड बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ क्लैरिफाई बाद में कीजिए। क्लैरिफाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ ने फातमी साहब को भेजा था ट्रंप में इस इजलास में शिरकत के लिए, लेकिन वो नहीं कर सके। मुझे हाँ बात मुकम्मल कर लें। तो इसका मतलब ये है कि दोनों सियासी जमायतें जो हैं वो अपनी तरह से कोशिश कर रही हैं कि जो वाशिंगटन में
प्रेसिडेंट आ रहा है उनके साथ अच्छे मरासम कायम किए जाएं ताकि यहाँ की मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस और करप्शन के जो मामलात हैं उनको वहाँ से संभाला थोड़ा सा उनको मिल सके। तो ये सारा बैगेज जो लेके बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं, जरदारी साहब की 5 साल की जो गवर्नेंस है उसका हमने सब देखा है हाल। 2 साल उन्होंने सिर्फ आइन के मुताबिक हुकूमत की, 3 साल जो अमेंडमेंट 17 थी उसके ज़रिए हुकूमत की, और 2 साल में 2 प्राइम मिनिस्टर उनके घर चले गए। मेरा कहना यह है कि वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो कि चला था मुक मकाओ वाला, अच्छा वो एग्जॉस्ट कर गया है। इसलिए नवाज शरीफ साहब जब से आए हैं, अच्छा ये मॉडल जो है यह मुश्किल में पड़ा हुआ है। ऑपोजिशन हैं भी, नहीं भी हैं, मुक मकाओ वाली बात है, समझौते की सियासत है, ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही थी। अब वो ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गई है बात, ये कुछ दे नहीं पा रहा है। इनका ख्याल ये है कि हम अगले भी 5 साल हुकूमत करेंगे, इस दफ़ा बारी नहीं इनकी है। तो इसकी वजह से वो कंसेशंस जो कि रूलिंग पार्टी देती थी वो रूलिंग पार्टी नहीं दे रही है। अयान अली जैसे है, अच्छा उसको आज मिल गया है कि वो बाहर तो यानी आप ये बात कह रहे हैं कि एक सॉफ्ट ऑपोजिशन की जा रही है और इस तरह से जो आउटकम है, जो रैलीज अब निकाली जा रही है, उसका आउटकम उस तरह से नहीं होगा। नहीं, जो मुफाहमत का मॉडल था वो अब कोलैप्स कर रहा है, और जैसे ही वो कोलैप्स करेगा तो उसके बाद नए डायनेमिक्स जो हैं पॉलिटिक्स में वो इमर्ज करेंगे। नहीं, लेकिन जी काजी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मुफाहमत देखें, ये बात ठीक भी है, लेकिन एक दूसरी बात ये कि जितने भी डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करके थल्ले लम्बे पाना जो है ना, ये कहीं का भी पॉलिटिक्स नहीं है। ये पॉलिटिक्स जो है, जब एक आदमी इलेक्ट हो जाता है तो अगर उसको आप मार्शल लॉ के जरिए ना हटाएं तो इसको मुकमुका कहना मेरा नहीं ख्याल कि कोई दुरुस्त लफ्ज़ है। नहीं, मार्शल लॉ तो कोई नहीं ला रहा ना। तो वजीर आजम की भी तो जिम्मेदारी है ना काजी साहब, आपके समझते वजीर आजम की जिम्मेदारी नहीं है कि पनामा के मामले पर अपने आप को पेश करें और क्लियर करें, क्योंकि आप पूरी रियासत के वजीर आजम है ना। मैंडेट का मतलब लाइसेंस टू किल तो नहीं है ना। अगर आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जाते हुए कहते हैं कि सारे इदारे पैरालाइज कर दिए आपने, किसी बड़े आदमी को नेट करना मुश्किल हो गया। ये सारी बातें जब सुनेंगे तो व्हाट इज द वी शुड गो टू अनदर इलेक्शन वेयर मनी विल डिसाइड, क्योंकि पैसे का इतना रोल आ गया है। भाई साहब, पाकिस्तान में 70 साल हो गए हैं, आज तक कभी मुद्दत पूरी होने ही नहीं दी गई। ये पहली बार थी कि आसिफ अली जरदारी ने 5 साल की मुद्दत पूरी की। ये पाकिस्तान की ये मुस्लिम हिस्ट्री में जो है वो ट्रांसफर ऑफ पावर पीसफुली जो है, ये शायद पहला या दूसरा तो एक हो गया ना। अब प्रॉब्लम ये कि नहीं, ये तो एक आईनी बात है कि मुद्दत भाई अगर इस मुल्क को चलाना है अपने घर में बैठे, और दूसरी आईनी बात है कि आइन में मेरे कुछ राइट्स लिखे हुए हैं हुजूर। हाँ, वो मैंने रोटी खानी है, मेरी नौकरी किधर है हुजूर, मेरा मकान किधर है, मेरा इलाज किधर है, मेरे बच्चे की तालीम कहां पर है। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना कि क्या हशर कर रहे हैं ये प्राइवेट इदारों में, तो ये राइट्स है ना। आपको ये तो लाइसेंस नहीं मिल जाता कि आपको आईनी तौर पर आप बैठे और बैठ के हर काम गैर आईनी करें। काजी साहब, एक और बात भी अगर आप गौर करें तो सलमान साहब देखिए, सवाल ये भी तो है, सलमान साहब से मैं जानना चाहूंगी, सलमान साहब आपको क्या लगता है कि जो एक सॉफ्ट ऑपोजिशन की बात की जा रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर, तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी की सड़कों पर निकलने के बाद क्या पनामा के मामले पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी रोजाना की बुनियाद पर समाअत जारी है, इससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप क्या समझते हैं सलमान साहब? देखिए ना, बुनियादी बात मैं फिर कह रहा हूं कि फर्क किस तरह से पड़ेगा। अगर एक पीपल्स पार्टी ने ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, पीपल्स पार्टी इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब खास तौर पर यह कोशिश कर रहे हैं कि ये तासुर जो है वो खत्म हो सके कि हम कोई PMLN के साथ या नवाज शरीफ के साथ एक मफामती सियासत के साथ हम इस वक्त काम कर रहे हैं। और खुद ये पीपल्स पार्टी के बेशुमार लोगों ने इतराफ़ किया था कि जो मफामत की सियासत हमने की उसका नतीजा हमें पार्टी पॉलिटिक्स के तनाजुर में करना पड़ा है, और हमारे कारकुनों के अंदर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन थी और मायूसी थी। इसी वजह से जब आज बिलावल भुट्टो साहब पंजाब में बैठ के नवाज शरीफ को चैलेंज करते हैं, ललकारते हैं, तो पीपल्स पार्टी का जो जियाला है वो बड़ा मुतहरिक होता है, फाल होता है, उसमें जोशियत आती है। लेकिन मसला ये है कि इस चीज़ को किस हद तक आगे लेके चलना है, क्योंकि आज भी ये तासुर तो लोगों में मौजूद है कि ये जो मफामत की सियासत है वो किसी ना किसी शक्ल में चल रही है। अब वो मफामत अपनी जगह, कुछ कौमी इश्यूज के ऊपर आप मफामत कर सकते हैं, लेकिन ये जो तासुर हमारे यहाँ फैला है कि शायद हमने एक दूसरे के मामलात के ऊपर पर्दापोशी भी डाल दी है। बहुत से मामलात में जहां हम एक दूसरे को चैलेंज कर सकते थे वो चैलेंज उस तरह से नहीं हुआ। इसीलिए पीपल्स पार्टी इस वक्त मैं समझता हूं कि इंतखाबात क्योंकि सर पर है, 2017 हो या 18 हो, ये कोशिश ये हो रही है कि वो एक हकीकी अपोजिशन के तौर पर भी अपने आप को पेश कर सके, और नवाज शरीफ के खिलाफ वो एक मुतबादल पार्टी के तौर पर पीपल्स पार्टी पंजाब में दिखाना चाहती है। क्योंकि मसला पीपल्स पार्टी के सामने सिर्फ नवाज शरीफ नहीं है,
बल्कि उनके सामने एक दूसरा बड़ा खतरा इमरान खान भी है। पंजाब की पॉलिटिक्स में 3 बड़े फरीक है ना इस वक्त। exactly. नवाज शरीफ साहब है, इमरान खान साहब है और पीपल्स पार्टी है। अब पीपल्स पार्टी ने इसके अंदर पेनिट्रेट करना है। चौथा फरीक भी है, चौथा फरीक वो अवाम है इस मुल्क के। चले, अब वो चौथा फरीक जो है उसको हम भूल गए। नहीं, उसी चौथे फरीक को तो ये फैसला करना है कि पंजाब की ताकत जो है वो अब हमने किसके हाथ में देनी है, जो बुनियादी तौर पर हमारे मसले को लेकर आगे बढ़े। आएंगे तो बात करेंगे पनामा के मामले पर भी। और दूसरी जानिब हमने देखा कि अब जाग पंजाबी जाग का दोबारा से एक बार फिर नारा लगा है और बिलावल भुट्टो जरदारी मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को पनामा के मामले पर भी, और जो 4 मुतालबात का वो जिक्र करते आए हैं उसका ऊपर भी। साथ साथ हम पनामा पर भी बातचीत करेंगे। और सेनेट में हुकूमत को फिर शिकस्त हुई है, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। इस पर भी बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। अब अगली स्टोरी शामिल करते हैं जो कि है सेनेट में हुकूमत को एक बार फिर शिकस्त हुई है। ऐसे कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया है। इस ऑर्डिनेंस के जरिए पहले ये कहा गया था कि चेयरमैन नैब का इख्तियार खत्म हुआ था और प्ली बार्गेन खत्म करने वाले को ताहयात नाअहल करार दिया जाना था। अब नए ऑर्डिनेंस के तहत प्ली बार्गेन और रजाकाराना वापसी वाली शिकों को जम कर दिया गया है, मिला दिया गया है और रजाकाराना वापसी के हवाले से अदालत की मंजूरी हासिल करना जरूरी होगी और 10 साल के लिए नाअहली की शिक को खत्म करके ताहयात पाबंदी लगा दी जाएगी और सरकारी मुलाजमत भी जो शख्स प्ली बार्गेन करेगा उस पर पाबंदी होगी। अंजुम रशीद साहब, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? असल में कानून ये था कि पाकिस्तान में नैब का कानून ये था कि अगर कोई करप्शन के अंदर गिरफ्तार होता है, पकड़ा जाता है, तो वो अगर वॉलंटियरी रिटर्न के जरिए रजाकाराना तौर पर पैसे वापस करना चाहता है या प्ली बार्गेन ये कि जब अदालत में केस चला जाए तो वो फिर अदालत के सामने जो है वो बार्गेन करता है कि मैं ये पैसे वापस कर रहा हूँ, तो ये वो पैसे वापस कर देता है। उस पैसे वापस करने के बाद जो है वो शख्स मुकम्मल तौर पर बरी हो जाता है और बरी होने के साथ साथ अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो उसकी मुलाजमत भी बहाल हो जाती है और अगर वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है तो वो दोबारा इलेक्शन भी लड़ सकता है। अच्छा, ये वाकया हुआ जब मुश्ताक रईसानी जो जो सेक्रेटरी खजाना थे बलूचिस्तान के, उनके घर से जो है वो 1 अरब रुपए के करेंसी नोट और जो है वो जेवरात, रिश्वत लिए हुए जेवरात और करेंसी नोट जो है वो पकड़े गए और उनके जो कराची में घर थे वो 2 अरब रुपए के घर थे और वो 2 अरब रुपए के घर पकड़े गए और मुश्ताक रईसानी ने जो है वो नैब के साथ मिलके एक हौच पौच की और 2 अरब दे के वो बिल्कुल बरी हो गए और उसके बाद उन्होंने अपनी मुलाजमत पर भी बहाल हो जाना था और मुकम्मल तौर पर बरी भी हो जाना था। लेकिन हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से इंटरवेंशन की हुई थी। सुप्रीम कोर्ट पहले ही प्ली बार्गेन को और वॉलंटरी रिटर्न को जो है वो शर्मनाक कानून कह रहा था और फिर इसके बाद तो एक पब्लिक सतह पे इतना शोर उठ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भी ये एक ऐसा शर्मनाक कानून है कि एक आदमी जो है वो करप्शन भी करता है, अरबों रुपए की करप्शन करता है, उसका छोटा सा हिस्सा देता है और हिस्सा देने के बाद जो है वो बरी भी हो जाता है और दोबारा करप्शन करने के लिए दोबारा वो उससे मुलाजमत रख लिया जाता है और फिर नए सिरे से वो करप्शन शुरू कर देता है। और ये कानून जो है करप्शन की तरफ रगबत पैदा करने वाला कानून है। इस पर गवर्नमेंट ने किया कि कानून के अंदर एक मामूली सी तरमीम कर दी। वो तरमीम ये थी कि अगर आप करप्शन करने के बाद पकड़े जाएं और आप प्ली बार्गेन कर सकते हैं, वॉलंटरी रिटर्न नहीं कर सकते, आप अदालत में पेश कर सकते हैं कि मैं ये पैसे वापस कर रहा हूं और अगर आप कुछ हिस्सा वापस करते हैं तो उसके नतीजे में आप बरी तो हो जाते हैं, आपको सजा तो कोई नहीं होती, लेकिन आप जो है वो मुलाजमत आपकी बहाल नहीं होती। अच्छा, ये नया कानून बना था जिसके खिलाफ सेनेट ने जो है वो बिल अप्रूव किया है। सेनेट का कहना यह है कि ये जो है ये भी कोई सजा नहीं है और ताहयात बरी होना जो है, या अगर आप कानून में बरी भी करेंगे तो एक आइन शायद उसे दोबारा बहाल कर दे क्योंकि ताहयात किसी को महरूम नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी एक मिनट अब जरूरत इस बात की है, एक मिनट अब जरूरत इस बात की है कि जब आदमी प्ली बार्गेन में पैसे देता है तो वो बरी नहीं होना चाहिए। फिर सजा भी जो है इसमें बहुत मामूली सी सजा, 7-8 साल की सजा है और नैब के चेयरमैन का कहना है कि अगर हम प्ली बार्गेन ना करें तो वो जो है 10 अरब रुपए रख के 8 साल बाद 7 साल बाद जेल से बरी हो जाता है और वो पैसे एंजॉय करता है, लोग देते नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर आपने पाकिस्तान में करप्शन को खत्म करना है तो सेनेट का नामंजूर करना काफी नहीं है। सेनेट को चाहिए कि वो तजवीज भी करे कि कम से कम ओवर कैद तो उस पर आए ना कि एक आदमी रिश्वत लेते हुए अरबों रुपए की रिश्वत ले रहा है, उसे कोई डर तो लगे, उसे पता थोड़ी सी सजा होगी या प्री बार्गेन
बार्गेन हो जाएगा। और खास तौर पे अगर आप रखें कि 10 करोड़ से या 20 करोड़ से या 1 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट जो रिश्वत लेता है और जो ग्रेड 17 से ऊपर का अफसर है अगर वो रिश्वत लेगा तो उसे उम्र कैद होनी चाहिए और उसकी सजा में इजाफा होना चाहिए। नया कानून बनना चाहिए, इसे डिसअप्रूव करना काफी नहीं है। देखिए जो मुश्ताक रईसानी का केस आया उसमें 43 अरब रुपए की मालियत के जेवरात, जायदाद और पैसे जो करेंसी नोट्स है जो कि पाउंड्स और डॉलर्स में से मिले थे, तो उसके ऊपर आपने 2 अरब रुपए देके प्ली बार्गेन कर लिया। इस तरह से तो जिस तरह से अंजुम साहब ये बात कह रहे हैं कि करप्शन को फरोग देने वाली बात है, वो तो फिर दुरुस्त है कि आप आए ब्लैक मनी बनाए उसमें से कुछ हिस्सा दें और आपकी मनी व्हाइट हो जाएगी प्ली बार्गेन के थ्रू। देखिए बुनियादी बात आप मुझसे पूछ रही है ना? सजाद साहब से पूछ रही हूँ। सजाद साहब से जी, मेरी गुजारिश ये है पहली कि दुनिया में कहीं ऐसा कानून मौजूद है हाँ प्ली बार्गेनिंग होती हो और करप्शन को लेजिटिमाइज किया जाता हो। ये कौन सा कानून है जहाँ के रिश्वत जो है अच्छा उसको इजाज़त है कि आप रिश्वत लें, उसके बाद कुछ पैसे दें और उसके बाद आप फारिग और आपको कोई सज़ा नहीं है। ये सज़ा कि जी आप दोबारा मुलाजमत नहीं रख सकते या 7 साल के लिए नहीं हो सकते, ये सब फ़रोई बातें हैं। सवाल तो ये है कि ये दोनों सियासी जमातें जो हैं अच्छा जब ये इक़्तिदार में नहीं होती हैं तो नैब जो है वो इनको विक्टिमाइज़ करता है, इनके ख़िलाफ़ मुकदमे करता है। जैसे नवाज शरीफ साहब ने अपने ज़माने में जरदारी साहब के ख़िलाफ़ मुकदमे किए और विक्टिमाइजेशन, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो विक्टिमाइजेशन वो भी चार्ज लगाते हैं, लेकिन जब से वो बरसर इक़्तिदार आए हैं उनके ख़िलाफ़ को 32 मुकदमे हैं और नैब ने अभी एक भी प्रोसीडिंग उनके ख़िलाफ़ शुरू नहीं की है। तो सवाल ये पैदा होता है ये किस किस्म की कानून साजी हो रही है, किस किस्म की इंसल्ट हो रही है ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। और किसी भी सिविलाइज्ड माशरे में इस तरह का कानून जो है उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो ये हमारे हुक्मरान जो हैं ये अपनी करप्शन, अपनी फ्रॉड, चीटिंग और ये मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स वन वे और दी अदर अच्छा उसके लिए हीले बहाने बनाते हैं। और ये लड़ाई असल में एलीट की है और एलीट कानून वो बनाता है जो कि एलीट के इंटरेस्ट को सर्व करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक पहली बात जो मैं सवाल करूंगा कि सेनेट में ये इंट्रोड्यूस क्यों किया था? इनको पता नहीं था कि सेनेट में इनकी मेजॉरिटी नहीं है एंड दे आर लाइकली टू लूज इट। प्राइवेट बिल पे आए हैं सजाद साहब, ये इन्होंने गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया, प्राइवेट इन्होंने अच्छा बिल भी दिया है, ये रेजोल्यूशन है वो, क्योंकि आइन के अंदर जगह यह है कि अगर सही तो रेजोल्यूशन नेशनल इजलास करें जहां आपकी मेजॉरिटी नहीं मैं पॉइंट एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूं वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में बिल्कुल सिंसियर नहीं है। Exactly. और उनको चाहिए था कि अगर रेजोल्यूशन भी मूव करना था तो नेशनल असेंबली में करते जहां उनकी मेजॉरिटी होती, उसके बाद अगर सेनेट रिफ्यूज करता है। सजाद साहब आइन के मुताबिक अगर ऑर्डिनेंस पास हो और ऑर्डिनेंस के खिलाफ कौमी असेंबली में या सेनेट में रेजोल्यूशन आ जाए तो ऑर्डिनेंस जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। ये ऐसा ये डेजोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनेंस के लिए आए हैं और वो पीपल्स पार्टी आई है। लेकिन पीपल्स आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि भाई आप करप्शन को एक ऐसा जुर्म बनाए कि लोग करप्शन करते हुए डरे हैं। इसमें उम्र कैद की सजा पीपल्स पार्टी को चाहिए था, तजवीज करती और वो कहती कि प्ली बार्गेन जो है वो पैसे वापस कर भी दे तो भी सजा होगी। अच्छा और सजा होगी, सजा की भी कोई मुद्दत होनी चाहिए कि भाई इस मुल्क को पूरी तरह लूट लिया गया है। फिर ये भी फिर इस चीज का भी तयन हो कि कितना रेशो होगा कि कितने प्ली बार्गेन पे आप अमाउंट देंगे। लेकिन प्ली बार्गेन के बारे में रेशो बना हुआ है, ठीक है करप्शन देखिए और उसमें से 2 अरब रुपए वापस देखिए रमशा तो कोई रेशो ही नहीं नहीं रमशा देखिए पहली बात सॉरी देखें पहली बात तो डॉक्टर साहब ने जो बात कही है देखें को छोड़ दें। 1992 का जो प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट है वो क्या है? वो काला कानून नहीं है। देखिए इनकी इंटेंशन देखें, जो डॉक्टर साहब जो सजाद साहब बात कर रहे हैं वो ये है कि इशराफिया की आज की लड़ाई क्या है? ये जो हमने बनाया हुआ ना सिविल मिलिट्री लड़ाई, ये सिविल मिलिट्री लड़ाई नहीं है, ये इम्प्यूनिटी की लड़ाई है। यहाँ पे आज जो एलीट लड़ रही है वो इसलिए लड़ रही है कि यार हम आपको हाथ नहीं लगा सकते, जो आप हम कहते हैं जी वर्दी वाले तो अनटचेबल है जी, अच्छा जी तो हमें भी होना है। ये कोई लड़ाई यहाँ पे आवाम की नहीं हो रही। बात ये है कि मुझे बताएं 92 का जो प्रोटेक्शन का एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट है, यहाँ से आप 2 नंबर पैसे कमाएं, उसके आप डॉलर खरीदें, बाहर ले जाएं, अंदर ले आए, नो क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड। और इसमें ये पैसे इन्वॉल्व हैं इधर रूलिंग फैमिली के भी। तो मामला ये है कि सिंसेरिटी हो ही नहीं सकती। ये आप क्या समझते हैं कि ये अपने गले
में फंदा डाल लें? क्या करप्शन इसलिए की जाती है कि जी मैं रात को सोया था, सुबह मेरी काया पलट गई है, मैं गिरफ्तारी पेश करने आया हूं? तो हु यू आर आस्किंग फ्रॉम, आप किससे पूछ रहे हैं? तो इसलिए मेरा ख्याल में ये चलता रहेगा, कभी असेंबली से सेनेट में जाएगा, सेनेट से असेंबली में जाएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बाई एंड लार्ज जो अक्सरियत है उस पर हमारा एक इत्तेफाक है। सवाल ये है कि क्या अपने आप को बचाने के लिए चोर इंतखाब किया जा रहा है कि कितनी सारी अमाउंट हो 43 अरब रुपए, जिसके ऊपर आप 2 अरब रुपए मैं एक फिक्रा कह दूं, एक फिक्रा कह दूं, ये देखिए ना, एक मिनट, 43 नहीं 43 अरब की अमाउंट। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यही से बात करेंगे कि आखिरकार चोर रास्तों की तलाशी कब तक जारी रहेगी। हमारे साथ रहिएगा, इस पर गुफ्तगू होगी आफ्टर दिस ब्रेक। प्रोग्राम खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात करेंगे पनामा के मामले की, जिस तरह से जस्टिस शेख अजमत सईद ने आज रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने मामला इलेक्शन का नहीं है बल्कि नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम अहलियत का है। और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस ज़ेर समाअत है उसमें फरीक वजीर आजम ही है। जबकि अब से कुछ देर पहले नून लीग की रहनुमा भी गुफ्तगू कर रहे थे जो उनका ये कहना था कि हमारे वकील के नुक्ता नज़र से हमने बात साबित कर दी है कि वजीर आजम इस केस में बराह रास्त मुलविस नहीं है और वो हमने तमाम हकाइक पेश कर दिए हैं, वो बरी ज़िम्मा से। अब मरियम नवाज और हुसैन नवाज से जो मुतालिक स्टेटमेंट्स हैं और दस्तावेजात हैं और जो मुकदमा है वो अगले हफ्ते से पेश किया जाएगा। अंजुम साहब, आप क्या समझते हैं, वजीर आजम बतौर वजीर आजम अहलियत का मामला है, पनामा का मामला है, करप्शन का मामला है, केस में पेचीदगियां बढ़ती जा रही हैं? केस में कोई पेचीदगी नहीं है, केस बहुत सिंपल और बड़ा सादा सा है। इमरान खान ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में रिश्वत ली, करप्शन की, नाजायज़ पैसे बनाए और इन पैसों से जो है उन्होंने पनामा में खुफिया कंपनियां खरीदी और लंदन के फ्लैट बनाए और फिर जो पाकिस्तान से उन्होंने रिश्वत ली और करप्शन की, ये हुंडी के जरिए लंदन पैसे भेजे और बच्चों ने बैंक के जरिए उसको वाइट करने के लिए मियां नवाज शरीफ को जो है वो 54 करोड़ रुपए 4 साल में वापस भेज दी। बड़ा सादा सी बात है। अब इसमें नवाज शरीफ का कुछ चाहिए था कि वो आते और वो कहते कि भाई ये लंदन में, अच्छा अब वो मियां नवाज शरीफ गलती से शुरू में ही जो है वो कौम से खिताब में ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि लंदन के फ्लैट उनके और उनके अहले खाना के हैं। अब जब उन्होंने ये तस्लीम कर लिया तो अब उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने जो पार्लियामेंट में कहा कि मेरे वालिद ने जो है वो दुबई में फैक्ट्री बनाई और फिर वो बेच के हमने जद्दा में फैक्ट्री बनाई और जद्दा की बेच के हमने जो है लंदन के फ्लैट खरीदे। बड़ी सादा सी बात है। और वो चाहते तो जद्दा से में जो उन्होंने फैक्ट्री बेची है उसके कागजात दिखाते और बैंक की तरफ ले जाते। एक मिनट देखिए ना, बात बड़ी केस चल रहा है, इतनी अगर सादा सी बात है तो दस्तावेजात पेश करें, मामला खत्म करें। लेकिन नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं? नवाज शरीफ कर ये रहे हैं, एक सेकंड, नवाज शरीफ ये कर रहे हैं कि बजाय इसके कि जद्दा के कागजात पेश कर देते, वो ये कह रहे हैं कि मुझे इस्तिस्ना हासिल है कि मुझसे पूछा ना जाए लेकिन अब बात मैंने पैसे कैसे बनाए। देखिए बात ये है कि अगर नवाज शरीफ अंजुम साहब ये बातें तो सब जानते हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? फिर कभी इस्तिस्ना मांगते हैं, कभी दस्तावेजात नहीं देते, कभी इमरान खान जो दस्तावेजात जमा कराते हैं उन्हें झूठ करार दे देते। तो आखिरकार अगर इतना सिंपल केस है तो लाएं डॉक्यूमेंट्स और मामला खत्म करें। अदालत का एक प्रॉब्लम है कि अदालत चाहती है कि एक तो कुछ सॉलिड एविडेंस आ जाए जिसकी बुनियाद पर वो फैसला इनको जो है। लेकिन अब बुनियादी बात रमशा ये है कि आदि तौर पे ये तय कर चुके हैं पीएमएलएन वाले और नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली तय कर चुकी है कि उन्होंने किसी तरह के डॉक्यूमेंट जो है वो उन्होंने अदालत को पेश नहीं करने हैं। अब मसला ये है कि जो चीज़ अब आपने अदालत में पेश नहीं करनी है तो उस मामले को आप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उलझा रहे हैं उस सारे मामले को। अब ये जब ये मुसद्दक साहब ने कहा ना कि जी फैसला हो गया है, हमारे वकील ने साबित कर दिया, भाई आपके वकील ने साबित नहीं करना, ये बुनियादी तौर पर आपने साबित करना था कोर्ट को और कोर्ट ने फिर फैसला करना है। आपने खुद से अपना फैसला कर लिया है। अब सवाल ये है, बुनियादी बात है, जैसे भी अंजुम रशीद ने भी कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ के तहत आप अपने तमाम वो एविडेंस जो आपने पार्लियामेंट में कहे थे कि मेरे पास एक एक पर्ची है, एक एक तरह का हिसाब है, हर तरीके से हमारा सारा मामला शफाफ है। तो अब सवाल है कि वो सारी शफाफियत, वो सारे दस्तावेजात, वो सारे सबूत, वो सारी रसीदें जो हैं वो आप वो अदालत को देने से ग्रेस क्यों कर रहे हैं? और कल तो माशाल्लाह वो उन्होंने ये कहा कि सारा मामला जो है हम तो इतने शफाफ हैं, अल्लाह की अदालत में पेश करेंगे। भाई ये आपके सामने जो अदालत लगी हुई है, इस अदालत में वो तमाम डॉक्यूमेंट पेश कर दें और इमरान खान साहब को झूठा साबित कर दें। लेकिन सवाल ये कि वो तो कर नहीं रहे, इससे काम नहीं चल रहा। ऐसे तो नहीं, वो स्टेटमेंट से इंसाफ ने भी अपना केस भरपूर तरीके से पेश किया, लेकिन वो कोशिशें कर रहे हैं। सज्जाद साहब जो बात डॉक्यूमेंट्स की मैं करती हूँ बार बार, वो क्यों नहीं पेश कर देते? वो रसीदें दिखा दे, वो डॉक्यूमेंट्स पेश करें, बात खत्म हो गई। जी वो इसलिए नहीं कर रहे, ट्रेल जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगी
और वो अगर इस्टेब्लिश होती है तो ठीक है। टैक्स एवेजन जो है, करप्शन जो है, अच्छा वो सारी साबित हो जाएगी। ये जो कह रहे हैं कि जो मुकदमा हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो फारग हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में हमने जो कुछ कहना था कह दिया, ये जो मखदूम अली ख़ान साहब हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं और इन्होंने पिछले 3 दिन में जो गुफ्तगू की है वो की है मेंटेनेबिलिटी के हवाले से और एग्जम्पशन के हवाले से कि इस्तिस्ना हासिल है प्राइम मिनिस्टर को एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। उसका सारा फोकस इस पे था, बाकी जो चीज़ें थी वो फ़रोई थी और उस पर ज़्यादा बहस ना उन्होंने की है और उन्होंने रास्ता निकाल के गली में से निकल जाते रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने दोनों काउंट पे जो भी आर्गूमेंट्स पेश किए हैं वो कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किए हैं। तो लिहाजा वो बातें अपनी जगह मौजूद हैं और जो 4 सवाल खड़े किए थे सुप्रीम कोर्ट ने और जिनका जवाब इनसे मांगा था, अच्छा उसका जवाब भी इनके वकील ने अभी तक नहीं दिया है। तो मामला जो है वो अभी रमा दवा है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि साहब आप क्या समझते हैं, मामला रवा दवा है, कहाँ पहुँचेगा, कहाँ इख्तिताम पजीर होगा? ये हमारी तो इतनी दरख्वास्त है कि इस अदालत का ये फैसला जो है वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना किया जाए, वो अदालत ने करना है। और आपने सब ने कहा था और जिस तरह अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि आप उस तरफ तो आई नहीं जिससे आप फरोई मामला कह रहे हैं। इस मुल्क के अवाम का असल मामला वो है, पैसे कहाँ बने, रास्ता क्या था, क्या उस पर टैक्स दिया गया, अगर दिया गया बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है मेंटेनेबिलिटी और ये इसका मतलब ये है कि डाउट्स पैदा होते हैं कि शायद आपके पास वो कागजात नहीं है। और जिस तरह प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि अगर वो ट्रेल अगर पता चल जाए, अगर वो वैसी है जैसे इमरान खान कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत से लोग मुश्किल में आ जाएंगे। लिहाजा रास्ता तलाश करने की कोशिश की जा रही है, मगर फैसला अदालत ने करना है। अवाम को उससे तवक्कुआत है और पूरी अवाम 200 मिलियन लोग अदालत की तरफ ही देख रहे हैं। जी देखो, अगर रमशा अगर अदालत अगर पार्लियामेंट में मियां नवाज शरीफ ने गलत बयानी नहीं की तो उनको चाहिए था कि वो जद्दा की फैक्ट्री के वो कागजात जो बैंक के जरिए उन्होंने लंदन में फ्लैट खरीदे वो दिखा देते। लेकिन हुआ ये कि वो जद्दा की फैक्ट्री असल में दुबई की फैक्ट्री बिकी नहीं थी, दुबई से फैक्ट्री बेच के उन्हें प्रॉफिट हुए ही नहीं। और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए थे अदालत को, उसमें गलती से वो डॉक्यूमेंट भी रख दिया गया जिसमें यह राज फाश हो गया कि दुबई की फैक्ट्री में तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। इसलिए जद्दा की भी फैक्ट्री जो है वो भी रिश्वत से खरीदी गई और फिर लंदन के फ्लैट भी रिश्वत से खरीदे गए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बड़ी सादा सी बात है, ये नवाज शरीफ आए एक बात जद्दा के कागजात दिखा देते हैं। और फिर ये भी मसला है ना सलमान साहब कि 90 की दिहाई का मामला, 2006 की खरीदारी का मामला, वो भी एक जो है मामला हो गया जिस पर बीबीसी की रिपोर्ट भी आई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें इतनी एम्बिग्युइटी आ गई है और इतने कंफ्यूजन क्रिएट होती जा रही है कि जो दो चीज जो अगर आपके पास वाकई सच्चाई होती, शफाफियत होती, तो आप पेश करके जान छुड़ाते, वो कर नहीं रहे। अब मसला ये है कि देखिए पार्लियामानी डेमोक्रेसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर की कही हुई बात पार्लियामेंट के अंदर वो ज्यादा सुप्रीम होती है ना, उससे भी वो डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि पर्ची उनके पास नहीं है। एक बात साबित हो चुकी है, सलमान आबिद साहब कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ी क्लैरिटी हो रही है बात है। आउटकम प्रोफेसर साहब क्विकली। जी मैं सुन नहीं सका शोर में, आपको क्या सवाल था आपका? आउटकम प्रोफेसर साहब क्विकली आप पनामा के मामले को क्या देखते हैं, आउटकम क्या होगा इसका? मैं ये समझता हूँ जी कि लीगली प्राइम मिनिस्टर इज ट्रैप्ड और इनको निकलने का कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। अब इनके हथकंडे ये होंगे कि अपने आप को पॉलिटिकली किस तरह लाइव करें और उसका एविडेंस जो है वो इस बात से मिलती है जो राना सनाउल्लाह ने जो बयान देने शुरू कर दिए उसके पीछे और पॉलिटिकल एक्टिविज्म की तरफ ये जाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी बका सिर्फ अब पॉलिटिकल तरीके से हो सकती है, लीगल तरीके से नहीं हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अंजुम रशीद साहब, सईद खाई साहब ने हमें ज्वाइन किया, प्रोफेसर सजाद नसीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, सलमान आबिद साहब आप भी हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मौजूआत के साथ, नई खबरों के साथ। हमारे साथ रहिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।